हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। मान लो कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ये वाली। ये साइड पे जो मीडियम है वो मान लो कि रेरर मीडियम है, लेट से एयर, और यहाँ पे डेंसर मीडियम है। और हम यहाँ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं और ये ऑब्जेक्ट में से एक रे निकलता है और यहाँ पे आया। हमें पता है कि अगर वो रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो डेफिनेटली वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा, है ना। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, वो जहां पे ये ऑब्जेक्ट में से ये रे निकला है और जहां पे यहाँ पे इंसिडेंट किया है दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर, वहां पे आप देखोगे तो वो सरफेस के नॉर्मल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो ये डॉटेड लाइन जैसी दिखेगी, है ना। ये डॉटेड लाइन जो भी है वो नॉर्मल है। हमें पता है कि रेरर मीडियम में से जब भी रे एंटर करता है डेंसर मीडियम में तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल वो बेंड होता है। तो यहाँ पे देखो एंटर किया नॉर्मल के टूवर्ड्स, यहाँ पे बेंड होके कुछ ये डायरेक्शन में आगे बढ़ा, ठीक है। तो जाना चाहता था ये डायरेक्शन में, लेकिन डेंसर मीडियम में जा रहा है तो डेफिनेटली वो बेंड होगा एंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा, इसलिए हमें मान लो कि बेंड होके ये डायरेक्शन में वो आगे बढ़ा और यहाँ कहीं पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म हुई, ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में से रे निकला, क्योंकि यहाँ पे रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में दाखिल होगा तो इसके लिए वहां पे वो बेंड होगा और बेंड होने के कारण उसकी इमेज यहाँ कहीं पे हमें मिली, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कुछ रिलेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टास्क है कि जब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इमेज डिस्टेंस के साथ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिलेशन होगा वो हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से ये पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देखोगे, मान लो कि ये पोल जो भी है वहां पे हम इसको पॉइंट एम मान लेते हैं, तो यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, इसको हम ओरिजिन पे मानेंगे तो डेफिनेटली भाई लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे आप देखोगे तो इमेज यहां कहीं पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जहां पे यहां पे इमेज फॉर्म हुई है उसका एम पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। तो ये जो एम आई है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव होगा। उसके अलावा यहां पे आप देखोगे तो भाई ये सेंटर पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो यहां से सीएम जो भी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जिसको हमने आर से डिनोट किया है। तो ऐसे कुछ नोटेशन है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने, तो पहले हम क्या करते हैं ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले ये सारी चीजों को नोट डाउन करते हैं। तो पहला पॉइंट कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेरे लिए होगा ओ एम, ओ एम इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि मैंने एम पॉइंट को यहां पे ओरिजिन पे माना है तो अकॉर्डिंग टू द नोटेशन ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू, ओरिजिन पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू हम यहां पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ओ एम ये जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे, मैंने आपको बताया था कि अगर आसानी से अगर आपको समझना है तो आप इसी तरीके से याद रखो कि जो वहां पे मिरर के केस में भी जो पोल होता था, ठीक है, तो वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे पोल को ओरिजिन पे मान लेना है, और जो पोल होता था वहां से लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो नेगेटिव डिस्टेंस और राइट हैंड साइड पे जाते हो तो पॉजिटिव डिस्टेंस मानना है। जिस तरीके से हम एक्सिस पे लेते हैं ना, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ तो नेगेटिव वैल्यूज आती है और राइट हैंड साइड पे जाओ तो पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। तो यहाँ पे झंझट ही नहीं रहेगा आपको याद रखने का कि भाई कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, अपने आप सारी चीजें सेट हो जाएगी। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन पहली बार नहीं देख रहा हूं, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाता है एंड इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए ये एम पॉइंट ओरिजिन पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब कि मैं इसको माइनस यू लिखूंगा, ठीक है। उसी तरीके से इमेज फॉर्म हुई अंदर की साइड पे, ये साइड पे, अंदर नहीं बोले मिरर थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये साइड पे फॉर्म हुई है तो डेफिनेटली यहां पे इमेज डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे एम आई, ठीक है, इतना डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस है। तो एम आई को हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे है तो हम इसको लिखेंगे प्लस वी, ठीक। उसी तरीके से ओसी जो भी है, सॉरी ओसी नहीं एमसी जो भी है या फिर सीएम बोल दो, ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी राइट हैंड साइड पे, इसलिए हम इसको प्लस आर लिखेंगे, ठीक है। तो बस इतने नोटेशन हमें नोट डाउन करने थे तो हमने नोट डाउन कर लिया। अब ध्यान से देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हम यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिलेशन बनता है
वो हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं, ताकि अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो और रिफ्रैक्टिव, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो डेफिनेटली वो फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यू प्लेस करके सीधा इमेज डिस्टेंस, मतलब कि इमेज कहां पे फॉर्म होगी वो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वो फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, वो रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं। ठीक है, तो रिलेशन डिराइव करने के लिए एक और चीज यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज, यहाँ पे ध्यान से देखते जाएगा। जो पहला तो ना मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई ये जो mn है ना, वैसे तो mn ये कर्व माना जाएगा, ये आर्क होगा, है ना, mn जो भी है वो आर्क होगा, इसको मुझे आर्क mn बोलना पड़ेगा। मान लो कि ये जो पॉइंट जहां पे ये हमारा ऑब्जेक्ट में से निकला हुआ रे इंसिडेंट करता है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर जो सेपरेट कर रही है दोनों मीडियम को, और वहां पे जो जहां पे इंसिडेंट हो रहा है वो पॉइंट को हमने एन नाम दे दिया है। ठीक है, तो मेरे लिए ये जो mn है ना वो तो आर्क होगा, है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो मैं इसको ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी mn बोल सकता हूं, है ना, क्योंकि आप देखो दोनों के बीच में ये यहाँ पे कहीं पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर आप यहाँ पे लंबा खींचोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, है ना। तो आप देखो इन दोनों के बीच का जो छोटा सा गैप है ना, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली मैं ना ये इसको mn ही बोल सकता हूं। तो मेरे लिए अभी ये एक नोटेशन अलग आ गया कि भाई मैं इसी परपेंडिकुलर को mn बोलूंगा। ठीक है, तो यही मेरे लिए mn भी हो जाएगा, मतलब कि ये जो इतना जो गैप है ना, ये छोटा सा गैप, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, ये गैप नेग्लिजिबल है, तो हम इसको mn ही बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए अभी ध्यान से देखिएगा, m पॉइंट को मैं यहां कंसीडर करूं या फिर यहां कंसीडर करूं, दोनों सेम होगा। दोनों के बीच का जो गैप है छोटा सा गैप है, छोटा सा गैप। ठीक है, ये सरफेस बहुत ही छोटी होती है, यहाँ पे हमने जूम करके बताया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सारे एंगल ना बड़े लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत छोटे एंगल है, बहुत ही नेग्लिजिबल छोटे छोटे एंगल है, 0 पॉइंट समथिंग वाले छोटे छोटे एंगल है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि, अरे यार ये निकल गया, ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो mn के बराबर होगा। ठीक है, वो mn ही होगा। ठीक है, तो मैं m पॉइंट को यहाँ पे ही कंसीडर कर लेता हूँ, तो दिस इज दी m पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से देखिएगा, मैं जो ट्राइंगल आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले ना मैं एजम्पशन ले लेता हूँ, मान लो कि मेरे लिए ये वाला जो एंगल है ना वो θ1 है। देखो एनसीईआरटी में इसको पूरा एंगल बोला है NOM, लेकिन उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको एंगल से ही डिनोट करेंगे। मान लो कि ये एंगल θ1 है, अज्यूम दैट दिस एंगल इज θ2 एंड अज्यूम दैट दिस एंगल इज θ3। ठीक, क्लियर, यहां तक क्लियर। तो मैंने ये तीनों एंगल को मैंने θ1 θ2 θ3 मान लिया। ठीक है, अभी भाई देखने के लिए हमें यहाँ पे फिगर में सारे एंगल ना बड़े लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे एंगल बहुत ही छोटे एंगल है, बहुत ही छोटे एंगल है। तो छोटे एंगल के लिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, एंड टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। तो ये हमें याद रखना है। अगर ये थीटा बहुत ही छोटा है तो, जैसे कि आप कैलसी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। मैं अगर बोलूं कि साइन 0 पॉइंट समथिंग, 0.0 समथिंग या फिर 0 पॉइंट समथिंग मैंने लिखा है, तो उसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगी। अगर मैंने 0.5 लिखा तो उसकी वैल्यू साइन 0.5 समथिंग, वो आपको 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर देगा, मतलब कि ये 0.5 के नजदीक में ही आंसर देगा। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे केस में ऐसा 10 के लिए भी होगा। अगर मैं 10 0.06 लिखता हूं तो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.06 के करीब ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ऐसा मान सकते हैं कि छोटे एंगल के लिए ये 10 एंगल इज अप्रोक्सीमेटली एंगल के बराबर है। जो वैल्यू हमने यहाँ पे एंगल के तौर पे लिए वही आंसर के फॉर्म में मिल रहा है, ऐसा हम अप्रोक्सीमेशन से मान सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कॉस थीटा के लिए ऐसा है, कॉस थीटा के लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है 1। तो कॉस के लिए 0 पॉइंट समथिंग वाली कोई भी वैल्यू प्लेस करोगे तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर 1 के नजदीक ही आएगा। तो इसीलिए हम कॉस थीटा, और थीटा बहुत ही नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे केस में थीटा बहुत ही छोटा, तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, या साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी खुद चेक कर सकते हो। तो हम यहां पे बस यही पॉइंट को ना कंसीडर करेंगे। क्या है कि हम यहां पे देखने के लिए ऐसा देखते हैं कि ये एंगल बहुत बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे एंगल होते हैं, ये सरफेस बहुत ही छोटी है, तो ऐसे केस में ये एंगल जो भी बनेंगे वो बहुत ही छोटे एंगल हो गए। और छोटे एंगल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे tan θ1 लिखूं तो वो अप्रोक्सीमेटली θ1 के बराबर ही होगा। tan θ2 लिखूं तो अप्रोक्सीमेटली वो θ2 के बराबर ही होगा। तो tan θ1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली θ, मतलब कि जो एंगल है ना वही tan वैल्यू उसकी होगी, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटे होंगे। तो पहला एजम्पशन यहां पे हम ये लेंगे कि दिस θ1 θ2 एंड θ3 ये तीनों एंगल बहुत ही छोटे हैं। तो हियर
θ1, θ2, θ3 वेरी वेरी लेस, मतलब कि छोटे एंगल है, डबल लेस देन लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो दे आर स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉल एंगल के लिए मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं कि भाई tan θ1 अगर मैं लिखूं तो वो अप्रोक्सीमेटली θ1 के बराबर ही होगा, ठीक है। मतलब कि tan θ1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली θ1 के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे ये tan θ1 की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? तो देखो tan θ1 की वैल्यू यहां से देखो, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल अगर दिख रहा है तो देखो tan थीटा क्या होता है? सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली। मेरे सामने, अरे यार सर क्या गा रहे हो, चलो। तो यहां पे सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये θ1, tan θ1 की वैल्यू θ1 के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली, हम ऐसा ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये θ1, θ2, θ3 तीनों बहुत ही स्मॉल है। और स्मॉल एंगल के लिए tan θ1 थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर, जो एंगल के तौर पे हमने यहां पे लिया है उसी के नजदीक का आंसर आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली इसको θ1 बोल देते हैं। और ये मैं कितना लिख सकता हूं? सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, सामने वाली है भैया mn, और डिवाइड पास वाली जो भी है वो है om, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा mn डिवाइड बाय om, mn डिवाइड बाय om, ठीक। चलो उसी तरीके से tan θ2 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, tan θ2 कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इट इज ऑल्सो θ2, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इट इज ऑल्सो θ2, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि θ2 भी बहुत छोटा एंगल है, लेकिन यहां पे tan θ2 की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिख सकता हूं? तो ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल, क्या आपको ये ट्राइंगल दिखा? हाँ, तो ये ट्राइंगल से आप देखो θ2 सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, ठीक है। मेरे सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, सामने वाली क्या है? mn, mn डिवाइड बाय ये हो जाएगा, हाँ cm, ठीक, ये हो जाएगा cm, क्लियर। उसी तरीके से tan θ3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, यहां पे tan θ3 भी लिखता हूं, तो tan θ3 विच इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली θ3, क्योंकि θ3 भी छोटा एंगल है, तो अप्रोक्सीमेटली θ3 दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पे भी देखो अभी कौन सा एंगल, सॉरी कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दिखा आपको ये वाला ट्राइंगल? हाँ, तो उसके लिए देखो tan θ3 भी क्या होगा? मेरे सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, मतलब कि mn डिवाइड बाय mi, ठीक है। अब प्लीज मुझे ये मत पूछेगा कि सर ये m कैसे लिया, ये o mn कैसे लिया, मतलब कि mn तो ये होता है। अरे भैया मैंने अभी ही बताया ना, अभी ही बताया कि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है तो नेग्लिजिबल है, तो भैया m पॉइंट को यहां पे मानो या यहां पे मानो सेम है, ठीक है। ऐसा अभी अज्यूम करो, अगर एंगल छोटे हैं तो भैया ये डिस्टेंस सेपरेशन भी आपको भले बड़ा दिखता हो लेकिन वो बहुत ही छोटा होगा, एकदम नजदीक नजदीक होगा, तो अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से तो दुनिया चलती है, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो कहानी हो गई। अभी ध्यान से देखना, अभी जो मैं यहाँ पे ट्विस्ट देने वाला हूँ ना आपको, वो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। अरे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, अभी जो मैं ट्राइंगल दिखाने वाला हूँ ना, वो ट्राइंगल को देखो। अभी ये बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल कौन सा वाला? उसको मैं बोलूँ तो ट्राइंगल NOC। क्या ये ट्राइंगल NOC दिखा? दिखा आपको? ठीक है। अगर ट्राइंगल NOC दिखा हो तो ध्यान से देखना, क्या आपने 20 साल पहले ये स्टडी किया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है भैया? 180 होता है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। तो मैंने यहां पे ट्रायंगल चूज किया NOC। तो ये NOC ट्रायंगल के लिए दो एंगल θ1 एंड θ2 है, तो तीसरा एंगल क्या हो सकता है? तो भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 180, तो इसका मतलब होता है कि तीसरा एंगल यहां पे होना चाहिए 180 माइनस θ1 माइनस θ2, है ना। सीधी सी बात है ना। तो भाई ये एंगल क्या मैं लिख सकता हूं? तो ये एंगल को मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 180 माइनस θ1 प्लस θ2, ठीक है। तो इतना एंगल ये कितना होगा? 180 माइनस θ1 प्लस θ2। अगर ये 180 माइनस θ1 प्लस θ2 है तो भाई साहब ये एंगल कितना हो सकता है? कोई बताएगा मेरे को? तो भाई ये टोटल एंगल, आप देखो ना, ये लाइन को देखो, ये तो परपेंडिकुलर लाइन है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन उसमें आप ध्यान से देखोगे तो इतना एंगल आपको पता है और मुझे इतना एंगल निकालना है, तो भाई ये भी कितना होता है? ये भी 180 होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई
हिसाब क्लियर है, यहां पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हिसाब क्लियर है कि ये i कितना होगा, तो i बाई 180 में से, क्योंकि टोटल इतना 180 है, तो इतने 180 में से ये एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगी वैल्यू जो भी होगी वो i की वैल्यू होगी, है ना। तो इंसिडेंट एंगल में यहां से क्या लिख सकता हूं, तो 180 में से ये एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस θ1 प्लस θ2, तो 180 180 छम्मा छम्मा, अल्टीमेटली बोल सकता हूं कि यहां पे ये i जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, θ1 प्लस θ2 के बराबर होगा। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, आपको समझ में, बहुत डेंजर पॉइंट है भाई, ये समझ में नहीं आएगा आया कि नहीं आया भाई, ठीक है, सिंपल है ना भाई, सिंपल ही है, ये एंगल हमें मिला कुछ इतना, ठीक है, और मुझे ये इंसिडेंट एंगल निकालना है, तो भाई सीधी सी बात है कि आप ये लाइन को देखो ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180, और 180 में से मैं इतना सब्ट्रैक्ट करूं तो इतना एंगल मिलेगा, ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस दिस एंगल, और माइनस करेंगे तो भाई 180 माइनस 180 झम्मा झम्मा माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली θ1 प्लस θ2, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि ये एंगल एंड ये एंगल दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, देख लो देख लो, ये एंगल है θ1 प्लस θ2, और ये एंगल 180 माइनस θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 छम्मा छम्मा आया 180, ठीक है, तो मैच कर गया, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, θ1 प्लस θ2। तो देखो मुझे यहां से एक नई कहानी मिल गई कि भाई यहां पे जो इंसिडेंट एंगल हमारे केस में है वो कितना है, इंसिडेंट एंगल है θ1 प्लस θ2, सो θ1 प्लस θ2, लेकिन भाई साहब θ1 की वैल्यू तो mn बाई ओएम है, तो लिखो इसको, लिखो लिखो, तो ये हो जाएगा mn बाई ओएम, प्लस θ2 की वैल्यू क्या है, तो θ2 की वैल्यू है भाई mn बाई cm, ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल, तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोलेंगे क्योंकि ये हमें आगे जाके काम आने वाला है, ठीक है, तो इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल दिया। उसी तरीके से अब दूसरी चीज ध्यान से देखना, दूसरी चीज, तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सा यहां पे एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है, तो चलो लाइन भी खींच लेते हैं यहां से, तो ये खींची मैंने लाइन, ठीक, यहां तक खींच लेता हूं, चलेगा। आप ध्यान से देख के मुझे बताना, ध्यान से देख के मुझे बताना भाई साहब, यहां पे ये एंगल रिफ्रैक्शन एंगल है R, ठीक है, लेकिन जरा देखो क्या आपको ये Z नजर आ रहा है, अगर ये Z है तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होगा, है ना, ठीक है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, θ2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एंगल θ2 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, θ2 होगा, ठीक। चलो उसी तरीके से क्या आपको ये Z नजर आया, ये Z नजर आया, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होना चाहिए, है ना। तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, तो भाई ये एंगल भी कितना होगा, θ3 के बराबर। तो जरा देखो मुझे अगर R एंगल पता करना है तो क्या R एंगल इज नथिंग बट इक्वल टू θ2 माइनस θ1, अगर इतने एंगल में से मैं इतने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचा कितना, इतना एंगल मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि R एंगल क्या होगा, R एंगल R इज नथिंग बट इक्वल टू θ2 माइनस θ3, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यहां पे क्या मिला, R इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन एंगल इज नथिंग बट इक्वल टू θ2 माइनस θ3, ठीक है। चलो तो θ2 की वैल्यू प्लेस कर दो, θ2 की वैल्यू क्या है, θ2 है भाई mn बाई cm, ठीक, माइनस θ3 की वैल्यू क्या है, तो θ3 की वैल्यू है हमारे पास mn बाई mi, सो ये mn बाई mi, इसको हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। तो देखो मैंने इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल दोनों इन टर्म्स ऑफ mn om cm mi वगैरह निकाल लिया, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ। देखो जहां पे रिफ्रैक्शन आता है ना तो वहां पे डेफिनेटली स्नेल्स लॉ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए अभी फ्रॉम दी स्नेल्स लॉ, देखो लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो तो फ्रॉम दी स्नेल्स लॉ या बाय स्नेल्स लॉ, जो भी लिखना है, बाय स्नेल्स लॉ, सर एस कैपिटल लिखना है ना, सॉरी, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, तो लॉ क्या बोलता है, तो भाई n1 साइन आई दैट मस्ट बी इक्वल टू n2 साइन आर,
ठीक है, तो मैंने स्नेल्स लॉ लगाया और मुझे पता है क्योंकि भाई अगर θ1 θ2 θ3 ये सारे छोटे एंगल है तो डेफिनेटली ये आई एन ये आर है वो भी छोटे एंगल होंगे। सो इफ assumption I and R आर लेस देन मतलब छोटे एंगल है तो डेफिनेटली हम साइन आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई के बराबर लिख सकते। सो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली आई एंड साइन आर इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली आर। ठीक है, तो अब देखो स्नेल्स लो क्या होगा, तो अब होगा ये n1i दैट इज इक्वल्स टू n2r। ठीक है, तो ये हो गया स्नेल्स लो। ठीक, अभी यहां पे हम क्या करेंगे, आई एन आर की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो भैया चलो आई एन आर की वैल्यू प्लेस करो, समय आ चुका है वैल्यू प्लेस करने का। तो फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 एम एन बाई ओ एम, भाई यहां पे कहां देख रहे हो, ये रही वैल्यू। ठीक है, तो ये प्लेस करनी है, तो ओ एम एन बाई ओ एम प्लस एम एन बाय सी एम। ठीक है, चलो इट इज इक्वल्स टू एन टू इन टू, देखो आर की वैल्यू क्या है, एम एन बाई सी एम, एम एन बाई सी एम माइनस एम एन बाई एम आई, एम एन बाई एम आई। ठीक है, चलो अभी मुझे यहां पे कुछ दिख रहा है, देखो सभी में से एम एन जो भी है ना वो कॉमन आउट एंड कैंसल आउट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से एम एन को कॉमन निकालते कैंसल करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, लेकिन यहाँ पे स्टेप लिखते हैं पूरा भाई, नहीं तो आप भी ऐसा ही करोगे लिखने में। एम एन को कॉमन ले लिए, ये हो गया 1 अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन सी एम दैट इज इक्वल्स टू एन टू टाइम्स, यहां से भी एम एन को कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन एम आई। ठीक है, चलो तो यहां से यमन यमन छम्मा छम्मा। ठीक है, चलो तो n1 को अभी मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n1 अपॉन ओ एम प्लस n1 अपॉन सी एम, बहुत अच्छे, दैट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन सी एम माइनस n2 डिवाइड बाई एम आई। ठीक है, चलिए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एम, ओ एम देखो देखो देखो, ओ एम तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, तो वैल्यू प्लेस कर दो भाई। सो हम यहां पे वैल्यू प्लेस करेंगे। ओके, तो ओ एम की वैल्यू, what is the value of OM? OM is the object distance, so this is n1 by minus u plus n1 by cm। cm कितना है भैया, cm तो भैया r रेडियस ऑफ कर्वेचर, उड़ी बाबा लिखो वैल्यू को, n2 cm r के बराबर माइनस n2 n mi मतलब कि इमेज डिस्टेंस, मतलब कि ये तो v। अच्छा n2 को ये साइड पे लेके आओ, r को ये साइड पे लेके आओ, दोनों को साइड बाय साइड लेके आओ, तो यहां पे हमारे पास ये हो जाएगा n1 डिवाइड बाई माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n2 डिवाइड बाई v दैट इज इक्वल्स टू n2 डिवाइड बाई r माइनस n1 डिवाइड बाई r। अच्छा, अब यहां पे आप डिनोमिनेटर में r को कॉमन लिख सकते हो, तो यहां पे वैल्यू कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि पहले मैं इसको लिखता हूं n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, यही तो हमें डिराइव करना था भाई, यही तो हम चाहते थे कि हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला आ जाए कि जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अगर मुझे दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो, तो डेफिनेटली मैं वहां से इमेज का डिस्टेंस पता कर सकता हूं। ठीक है, तो बस यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसमें हम यही तो फॉर्मूला डिराइव करना चाहते थे जो हमने डिराइव कर लिया।
अगर ये समझ में आ चुका है तो डेफिनेटली इसके बेस पे जो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.6, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस whose refractive index is 1.5 and radius of curvature is 20 centimeter. The distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पहले तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेंज कर दिए। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें आर दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा? जी हाँ, आगे ही तो देखे, इसके आगे। ठीक है, चलो अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मतलब कि यहाँ पे जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे लिए N2 होगा, है ना। आप इसको देखते जाओ तो समझ में आता जाएगा। ये N1 मतलब कि एयर मीडियम, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो मिरर की, ग्लास की सरफेस है। यहाँ पे ग्लास दिया गया, सॉरी मिरर बोल गया, ग्लास की सरफेस है ना। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दैट इज N2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी ये साइड पे तो इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पे रखना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो तो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, N2 मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5। अच्छा, तो N1 क्या होगा? रेरर मीडियम मतलब कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो 1 होता है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? देखो 100 सेंटीमीटर, ग्लास सरफेस के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो -100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? इमेज डिस्टेंस। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? अरे अभी ही देखे, जस्ट देखो ये वाला फॉर्मूला, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। ठीक, चलिए तो वैल्यू प्लेस करते हैं इसके अंदर। तो फॉर्मूला है N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। चलिए सारी वैल्यू प्लेस करते जाओ। N2 की वैल्यू होगी 1.5, V की वैल्यू है भैया वो तो निकालनी है, माइनस N1 की वैल्यू है 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -100 दैट इज इक्वल्स टू N2 कितना है तो भैया 1.5 है, N1 कितना है तो भैया 1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है तो भैया 20 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी इट इज 1.5 डिवाइड बाई वी माइनस माइनस प्लस 1/100 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, 0.5 डिवाइड बाई 20। तो 1/100 को वो साइड पे लेके जाते हैं तो 1.5 डिवाइड बाई वी दैट इज इक्वल्स टू ये 0.5 डिवाइड बाई 20 माइनस 1/100। ठीक है, यहां से मुझे 100 एलसीएम नजर आ रहा है। अगर 100 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे 25 जा, ये हो जाएगा 25 जा। ठीक है, तो 25 जा 100 होता है तो 1.5 डिवाइड बाई वी दैट इज इक्वल्स टू 2.5, ये हो जाएगा 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 100। 2.5 में से 1 चला जाए तो 1.5 बचेगा, तो ये 1.5 डिवाइड बाई वी दैट इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 100। उड़ी बाबा, बहुत ही सिंपल, 1/v दैट इज इक्वल्स टू 1/100, मतलब कि v इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज डिस्टेंस क्या मिलेगा हमें? 100 सेंटीमीटर मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस। टू बी स्पेसिफिक अगर बताऊं तो ये पॉइंट में हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो अब तक हमने किसी एक सरफेस की वजह से, एक स्फेरिकल सरफेस अगर हमें दी जाती है, स्पेसिफिकली अगर आप यहां पे देखोगे तो रेरर से डेंसर में, जब भी कोई रे रेरर में से डेंसर मीडियम में पास करता है, एंटर करता है,
तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, तब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का यहाँ पे हमें रिलेशन यहाँ से मिलता है। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पे नोट करना है कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना ऐसा ही देखो, जैसे हमने यहाँ पे रेरर से डेंसर के लिए देखा ना, उसी तरीके से डेंसर से रेरर के लिए भी एक ऐसा एनालिसिस आता है जिसका फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में सीधा यूज करने को बोला गया है। जस्ट एक सेंटेंस देख के बोल दिया है कि भाई इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर लेते हो तो वो डिस्टेंस नेगेटिव आता है, ऐसा बोल के सीधा छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को देख रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसी को फॉलो करेंगे और वो फॉर्मूला भी सीधा यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन असल में अगर देखने जाए तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये रिलेशन डिराइव किया है, किसके लिए, रेरर में से डेंसर के लिए, उसी तरीके से वहां पे भी डेंसर में से रेरर के लिए अगर हम देखते हैं कि मतलब कि अगर मैं यहां से कोई ऑब्जेक्ट के लिए, अगर यहाँ पे डेंस मीडियम है ये साइड पे और यहाँ पे रेयर मीडियम है, और ऐसे केस में डेंसर मीडियम में से किसी ऑब्जेक्ट में से रे निकलता है और रेयर में जाता है, तो वहां पे इमेज फॉर्म होती है, उसका रिलेशन क्या बनता है, इसी तरीके का ऐसा एक फॉर्मूला हम वहां पे भी डिराइव कर सकते हैं, है ना। लेकिन इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी। और टू बी स्पेसिफिक अगर बताऊं तो ये डिस्टेंस जो भी हमने यहाँ पे लिए है ना, जो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, आसानी से समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई इसको पोल को ओरिजिन पे मानो और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को आप नेगेटिव मान लो और राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को आप पॉजिटिव मान लो। ठीक है, ये सिर्फ वैलिड है एक सरफेस के लिए। देखो जैसे अगर दो सरफेस वाले लेंस आएंगे ना, तो अभी ये आप पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, तब आपको इंसिडेंट रे को देखना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए पॉइंट ये नहीं है कि जो पोल है उसको ओरिजिन पे माने तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है वो नेगेटिव है और राइट हैंड साइड वाला जो भी है वो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ याद रखने के लिए ठीक है। वो मिरर में चल जाता था, एक सिंगल सरफेस वाली स्फेरिकल सरफेस आती है तो उसके लिए चल जाएगा, लेकिन उसमें भी उल्टी सरफेस आती है तो आपको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा चीजें। ठीक है, बाकी रियल पॉइंट क्या है वहां पे, रियल पॉइंट भाई ये है कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव लेना है, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप किसी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो वो नेगेटिव लेना है। जैसे कि आप यहां पे देखोगे तो इंसिडेंट रे कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है ना, और मैं ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पोल से ये डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, तो इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया। ठीक है, लेकिन उसके सामने अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो इमेज में कौन सी डायरेक्शन में मेजर करूंगा, तो पोल से ये डायरेक्शन में, सारे डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है और मैं इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट टू राइट मेजर कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। उसी तरीके से यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी लेफ्ट टू राइट हम मेजर करेंगे पोल से ये डायरेक्शन में, तो इसीलिए हम उसको भी पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए ये उल्टा हो जाएगा, हम ये राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है और हम डिस्टेंस मेजर करेंगे राइट से लेफ्ट, और इसीलिए यहां पे हम नेगेटिव लिए। तो असल में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये वैलिड नहीं होगा अगर मैं दोनों सरफेस को ऐसे दो सरफेस को जोड़ देता हूं, तो तब ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। तो आपको ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी में जिस तरीके से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था यहाँ पे रेरर से डेंसर के लिए, उसी तरीके से डेंसर से रेरर के लिए भी एक अलग एनालिसिस आता है, पार्ट 2 इसको बोल सकते हैं आप इसका, और वो फॉर्मूला हमें वहां पे लगाना होता है, दोनों को मर्ज करना होता है, तब जाके हमें दो सरफेस मर्ज की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर इन दी एनसीईआरटी। उन्होंने सीधा एक फॉर्मूला चिपका दिया है और नीचे लिख दिया है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसको नेगेटिव ले लो। ठीक है, ठीक है, वो भी पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि इट इज नॉट देयर इन दी एनसीईआरटी, तो एक्स्ट्रा तो हम देखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम सीधा वहां पे अजम्पशन ले लेंगे। होता क्या है एक्चुअल में, होता ये है कि भाई जब भी कोई एक लेंस बनाया जाता है, ये एनालिसिस अगेन मैं बोल रहा हूं, ये एनालिसिस हमने एक स्फेरिकल एक सरफेस के लिए लिया है ना। जब भी लेंस बनाया जाता है तो ऐसा क्या होता है यहाँ पे ना, आप देखोगे इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इतना पोर्शन एक अलग पार्ट है, इतना पोर्शन एक अलग पार्ट है। आप ध्यान से देखोगे तो ये लेंस बनाने का तरीका भी आपको मैं समझाऊं तो मान लो कि मेरे पास दो ऐसे स्फीयर है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास दो ऐसे स्फीयर है। मैं यहाँ पे दोनों स्फीयर को ऐसे दिखाता हूं आपको। तो ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, दोनों स्फीयर को मैंने लिया है। अभी मैं क्या करता हूं, एक लेंस बनाना चाहता हूं, तो आप ध्यान से देखिए, मैं इस तरीके से दोनों को ओवरलैप कर रहा हूं, दिख रहा है आपको, दोनों को हमने ओवरलैप किया है। ठीक है,
तो दोनों को जब भी मैंने ओवरलैप किया तो क्या आपको यहां पे ये ओवरलैप्ड रीजन दिखा? ओवरलैप्ड रीजन दिखा? बस यही है लेंस, ऐसा अज्यूम कर लो, यही है हमारे लिए लेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में किसी एक ऐसे स्फीयर में से एक इतना हिस्सा कट करेंगे, ठीक है, और ये दूसरे में से इतना हिस्सा कट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक लेंस की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं भाई, लेकिन ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से आप समझो। तो ये मिरर जो भी, सॉरी, ये जो भी स्फीयर है, इसके लिए हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पे, दूसरा जो ये जो स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है ना। तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लेंस बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ध्यान से देखोगे तो मैं ये लेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं इसको अच्छे से समझना चाहूं तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो मैं यही करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये डॉटेड लाइन जो भी दी गई है वो एक्चुअली दो पार्टीशन मैंने किए हैं, ऐसा मान लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, और ये जो एसी लाइन है वो इसका पार्टीशन है, ऐसा समझ लो। तो एक सरफेस मेरे पास बनेगी सॉरी, वो कब देखना है, ओके, एक सरफेस मेरे पास बनेगी ए बी सी, और दूसरी सरफेस जो मेरे पास बनेगी वो ए डी सी। ठीक है, और हमें एनालिसिस यही करना है, और अजम्पशन ये लेना है कि ये जो लेंस है ना वो बहुत ही थीन है, एकदम पतला है, एक पतला, इतना पतला लेंस है। ठीक है, इतना पतला लेंस है, एकदम थीन है। मतलब कि आप यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट जो भी है वो अगर सी है तो बीसी एंड सीडी दोनों नेग्लिजिबल है। ठीक है, दोनों नेग्लिजिबल है, बीसी एंड सीडी दोनों नेग्लिजिबल है। तो ऐसा हम यहां पे इतना पतला, इतना थीन यहां पे लेंस लिए हैं। तो यहां पे होगा क्या पता है, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यहां पे एक्चुअल में दो सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा, दो सरफेस के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, दो सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा। एक सरफेस ये है जिसके द्वारा एक रिफ्रैक्शन होगा, और दूसरी सरफेस ये है जिसके द्वारा दूसरा रिफ्रैक्शन होगा। ध्यान से देखिएगा, हम पहले पहली सरफेस को देखते हैं। ठीक है, जो है यहां पे ए बी सी। तो अगर आप देखोगे तो एबीसी सरफेस पे यहां पे कुछ रिफ्रैक्शन होगा, मतलब कि ये रे आया ऑब्जेक्ट में से, ये बना नॉर्मल, और कुछ बेंड हुआ क्योंकि वो रेरर में से डेंसर में एंटर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो टूवर्ड्स दी, यहां पे रेरर मीडियम सॉरी टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा, तो ये बेंड होके ये कुछ यहां पे इंपार्ट हुआ, यहां पे मिड किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पे मिड किया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब भी पहली सरफेस जो भी है उससे जो भी यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से मैं अगर उसको सिर्फ अलग सेक्शन से देखता हूं, इसको मैं अलग तरीके से देखता हूं, मतलब कि सिर्फ इस पोर्शन को देखता हूं, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया ना, एक ये सरफेस और ये दूसरी सरफेस, दूसरी सरफेस के द्वारा होने वाला जो रिफ्रैक्शन है इसको मैं अलग से देखूंगा। ठीक है, इसको मैं अलग से देखूंगा। ठीक, तो मैं पहले ये वाली सरफेस के द्वारा होने वाले रिफ्रैक्शन को अगर मैं यहां पे देखूं, तो ये तो केस हो गया ऐसा ना, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये तो ऐसा ही केस हुआ ना कि रेरर में से डेंसर में गए और यहां पे इमेज फॉर्म हुई उसकी। तो ये तो बात तो यही हो गई, यहां पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो घटना तो यही हो रही है यहां पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में से रे निकला, बैंड हुआ, और यहां कहीं पे वो मिड किया प्रिंसिपल एक्सिस को, जी हाँ, जहां पे जो इसकी इमेज फॉर्म हुई इसको हम बोलेंगे I1। अभी ये I1 का चक्कर क्या रहेगा, ये I1 क्या होगा, देखो I1 को बोला जाता है इमेजनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये I1 जो भी होगा वो इमेजनरी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि भाई यहां पे ऐसा नहीं होगा कि दो दो इमेज मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां पे प्रोसेस तो यही होगी कि पहले इस सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर ये सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन हुआ, और यहां पे फाइनली हमें इमेज मिली यहां पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई मतलब कि यहां से एक बार रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां पे पहले एक इमेज मिली थी और फिर वो ऑब्जेक्ट बनी और फिर यहां पे इमेज बनी, ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। मतलब कि इसको समझने के लिए हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है, समझने के लिए ये हम ऐसा बोलेंगे, बाकी रियलिटी में ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ रही है। चलिए, तो पहले ये सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन देखे तो इमेज फॉर्म हुई उसकी यहां पे। अभी ये जो I1 इमेज फॉर्म हुई वो पहली बार के रिफ्रैक्शन की वजह से हुई, तो ये जो इमेज बनी ना इसको हम बोलेंगे इमेजनरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इमेज अभी इमेजनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरी सरफेस के लिए, है ना। तो अभी ये सरफेस के लिए ये जो आइडेस है ना ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये जो आइडेस है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब कि अब ये ऑब्जेक्ट है ये वाली सरफेस के लिए, और फिर यहां से रे आया
और बेंड होके मतलब कि रिफ्रैक्शन होके फिर हमें फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फाइनल इमेज मिलती है। एक फिगर में दिखाने के लिए हम इसको सीधा यहां से ऑब्जेक्ट में से रे निकला, 2 बार रिफ्रेक्शन होने के बाद यहां पे हमें इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो एक बार सीधा एक ही प्रोसेस में दिखाने के लिए हम इसको ये तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे 2 बार रिफ्रेक्शन हो रहा है। एक बार रिफ्रेक्शन हो रहा है रेरर में से डेंसर के अंदर, और एक बार आप देखोगे तो यहां पे भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी कि ये इमेज जो भी फॉर्म हो रही है वो कहां हो रही है, वो डेंसर मीडियम में हो रही है ना। तो एक रेरर टू डेंसर और एक डेंसर टू रेरर। अभी हमारे पास हमारी कम नसीबी ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ रेरर टू डेंसर वाला केस यहाँ पे देखा है। हमने सिर्फ यहाँ पे रेरर टू डेंसर वाला केस देखा कि रेरर में से रे आता है, डेंसर में फॉर्म होता है। ठीक है, तो रेरर टू डेंसर वाला केस हमने यहाँ पे देखा है, लेकिन डेंसर टू रेरर वाला केस हमने अब तक यहाँ पे नहीं देखा है। इट इज नॉट देयर इन दी एनसीईआरटी। तो उसके लिए सिर्फ हम एजम्पशन लेंगे, हमें सिर्फ वहां पे एजम्पशन लेना है, जो एजम्पशन आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, तो मैं बस कहना यही चाहता हूं कि अल्टीमेटली यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन आपको दिखेंगे, और दोनों रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आपको रेरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेरर, ये दोनों पॉइंट और दोनों के फॉर्मूले आपको यहाँ पे पता होने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है उस पॉइंट को हम फॉलो करके उसका डेरिवेशन वगैरह समझाएं। ठीक है, चलिए तो पहले ये वाला केस मैं लेता हूं। दिस इज द फर्स्ट केस, पहले ये वाला केस लेते हैं। तो ये केस के लिए फॉर द केस नंबर, मान लो कि मैं इसको 1 बोल देता हूं, पहला रिफ्रैक्शन, और इसको मैं दूसरा रिफ्रैक्शन बोलूंगा, जिसमें पहले रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनी है वो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पूरी लेंस के जो मतलब जो प्रोसेस होती है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्चुअली, है ना। मैंने इसको 2 पार्ट में, इसके 2 टुकड़े कर दिए, और पहले ये सरफेस के द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन को देखूंगा, फिर ये सरफेस के द्वारा। और इसीलिए मैंने क्या माना, मैंने ऐसा एजम्पशन लिया कि यहाँ पे ये सरफेस जो भी है वो जिस मीडियम का पोर्शन है उसको पूरा मतलब मैंने डेंस मीडियम मान लिया, और इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं। उसमें भी मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज N1/OM। ये N2 को यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस N2/MI, दैट इज इक्वल्स टू, ये N1/CM को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो N2 माइनस N1 डिवाइड बाई CM हो जाएगा। तो मैं ये पॉइंट को अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, पहले केस के लिए, क्योंकि पहला केस जो भी होगा वो इसी को मैच करेगा, रेरर में से डेंसर में। ठीक है, रेरर में से डेंसर में, तो रेरर टू डेंसर वाला केस, तो जिसमें हम ये पॉइंट को अप्लाई करेंगे। देखो N1/OM, N1 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 मतलब कि डेंसर जो जिसके अंदर जा रहा है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, OM मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, MI मतलब कि इमेज डिस्टेंस, एंड N2 माइनस N1/CM, CM मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CM मतलब कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ये CM होगा। अभी सारे डिस्टेंस जो मैंने लिखे ना वो पॉजिटिव है। देखो मैंने OM ये डायरेक्शन में मेजर किया है, फिर जो भी मेरे लिए जो CM है वो CM भी आप ऐसा मान लो कि भाई हम इसको यही डायरेक्शन में मेजर करें, MC लिख देता हूं। ठीक है, एंड MI, तो ये सारे डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में, मैं एक ही पॉइंट आउट मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। तो ऐसे केस में सभी लेफ्ट टू राइट में मेजर कर रहा हूं, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं ये पॉइंट को उठाता हूं और उसको वहां पे लेके जाता हूं। तो N1 ऑब्जेक्ट प्लस N2 इमेज इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम वहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला केस, जिसको हम बोलेंगे रेरर टू डेंसर। फॉर रेरर टू डेंसर, रेरर को स्मॉल r से एंड डेंसर को d से डिनोट करते, तो फॉर R टू D के लिए अगर आप देखेंगे, मतलब कि हमारे लिए केस नंबर 1 जो मैंने नीचे फिगर में बताया अलग केस, केस नंबर 1 मतलब कि पहली ये सरफेस के द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे सीधा पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट क्या लगेगा, तो N1/OB प्लस N2
देखो ये इमेज डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का, सो bi1, सो n2 बाई bi1 दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है, तो यहां से देखोगे तो BC1, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा BC1। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमने वहां से ये फॉर्मूला लिखा, सो n1 बाई ओ बी प्लस n2 बाई bi1 दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड BC1, ठीक। चलिए अभी केस नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी ये सरफेस के लिए, ये वाली सरफेस के लिए, ठीक है। तो यहां पे अभी उल्टा कर देते, तो यहां पे फॉर द केस नंबर 2, केस नंबर 2, तो ये केस एक्चुअली डेंसर से रेयरर वाला केस जो भी है वो हमारे पास एक्चुअली हमने सॉल्व नहीं किया है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम यहां पे अभी ये देखेंगे कि भाई यहां पे लेफ्ट हैंड साइड देखो कैसे आपको एनसीईआरटी में बोला गया है कि ये वाले केस के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो डेंसर मीडियम होगा, मतलब कि N2 होगा, एंड राइट हैंड साइड वाला जो मीडियम है वो N1 होगा, ठीक है, और ये N2 होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी है। तो ऐसे केस में यहां पे इसको ऐसे याद रखना है कि n1 डिवाइड बाई OB प्लस n2 डिवाइड बाई bi1 दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई BC1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पे याद रखना है। तो केस नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, तो केस नंबर 2 में हम यही देखेंगे कि यहां से लेफ्ट हैंड साइड पहली टर्म जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड को दिखाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे n2 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा n2 अपॉन यहां पे इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा di1, ठीक है। इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो di1 होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये जो di1 है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, इमेजनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो यहाँ पे इमेज बनी पहले केस में, पहले रिफ्रेक्शन में जो इमेज बनी वो अभी हमारे लिए यहाँ पे इमेज का नहीं, ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये होगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट। अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें से एक रे निकला होगा, है ना। अगर वो निकला है रे ये डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये जो डी आई है वो डी आई तो भैया नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि हम ये डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि रियल कंसेप्ट ये होता है। हाँ ठीक है, हम याद रखने के लिए कुछ भी याद रख लेते हैं, अपना तरीका बना लेते हैं, लेकिन सभी जगह पे वो तरीका चल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म क्या बोलती है, मतलब कि n1 बाई ओ बी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपकी एनसीईआरटी में बोला गया स्पेसिफिकली कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मीडियम है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस राइट हैंड साइड वाला जो मीडियम है डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय BC1। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जब भी केस नंबर 2 की बारी आएगी तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, वही इमेज यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अभी इमेज यहां पे फॉर्म हुई थी ना, वो इमेज आईडेस यहां कहीं पे फॉर्म हुई थी, तो वो अभी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे डेंसर मीडियम होगा और राइट हैंड साइड पे रेरर मीडियम होगा, ठीक है। तो यहां पे n1 की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे n2 को, लेकिन हमने देखा तो हमें यहां पे पता चला कि भाई यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रे ऑब्जेक्ट में से निकलता है ऐसा मानते हैं, तो ये डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को di1 अगर मैं लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस di1, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। सो इट इज माइनस di1, और आपके लिटरली आपके एनसीईआरटी में भी वही लिखा गया है, ठीक है, नीचे नोट करके वही लिखा गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करें, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो बस ये याद रख लो। प्लस अच्छा अभी राइट हैंड साइड n2 बाई bi1 मतलब कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे मीडियम कौन सा है, तो रेरर मीडियम है, एयर मीडियम है। तो उसके इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी n1 डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस। देखो इसका इमेज डिस्टेंस, तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, ये डायरेक्शन में, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगी डी आई। तो अब आप बोलोगे कि सर तो फिर ये नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो इमेज है वो फाइनल इमेज है, और इंसिडेंट रे के लिए, इंसिडेंट रे तो ये है ना हमारा, तो उसके लिए तो भाई ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे इसको
डी आई प्लस, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई dC2, dC2, ठीक है, dC2, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अभी dC2 मतलब कि ये वाला, ठीक है, dC2, क्लियर। चलो, तो यहां पे इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट को हमें कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं करना है एक्चुअली, हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो एडिशन हम इसका करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन वगैरह भी ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक टर्म है DI1, एक टर्म है BI1। आप ध्यान से देखोगे तो DI1 एंड BI1, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे ये है BI1 जो इतना डिस्टेंस है, और यहां पे DI1 जो इतना डिस्टेंस है। हालांकि B एंड D के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही पतला लेयर है ना, ये थीन लेयर है, ये थीन लेंस है। अगर ये थीन लेंस है तो डेफिनेटली भाई B एंड D के बीच के सेपरेशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही दिखाने के लिए यहां पे मोटा दिखाया है, लेकिन ये बहुत ही पतला है, एकदम पतला है, थीन है। तो थीन है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में B एंड D को अप्रोक्सीमेटली एक ही मान लेते हैं, है ना। मतलब कि मैं यहां पे ये बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेटली B इज इक्वल्स टू D, मतलब कि दो पॉइंट जो भी है भाई सिंपल है, इन दोनों के बीच का क्या, ये दिखाने के लिए ऐसा है। बाकी इतना पतला अगर लेंस हो तो उसके लिए आप ये B पॉइंट एंड D पॉइंट दोनों को आप सेम ही मान सकते हो। तो इस ऐसे केस में यहां पे क्या मैं BI1 एंड DI1 क्या दोनों को मैं अप्रोक्सीमेटली सेम मान लूं, ठीक है। तो for thin lens, हम यहां पे बोलेंगे कि BI1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू DI1। अप्रोक्सीमेटली तो कौन बोलता है, इक्वलिटी ही मान लेनी है हमें, क्योंकि प्लेस तो इक्वलिटी ही करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिजल्ट नंबर 1, ये हो जाएगा रिजल्ट नंबर 2। तो अब हम इन दोनों रिजल्ट को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। खैर मैं आपको एक बार और यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ कि भाई ये जो केस नंबर 2 है ना, वो भी समझना बहुत ही जरूरी होता है, बट इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी। सीधा सा ये सेंटेंस हमें लिख के दिया है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन डेफिनेटली देयर इज ए रिलेशन, और वहां पे कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम वहां पे समझ सकते हैं। जैसे हमने रेरर से डेंसर के लिए समझा था, उसी तरीके से डेंसर से रेरर के लिए भी समझना बहुत ही जरूरी होता है। एक्चुअल में देखने जाए तो वो बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसको इतने डिटेल में नहीं जाएंगे और कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो ये है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ना पेन अभी, सो हम यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन, so by adding adding 1 and 2, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा N1 अपॉन OB। क्योंकि मैंने ये BI1 एंड DI1 दोनों सेम है तो मैं इसको लिखूंगा N2 अपॉन DI1, ठीक है, माइनस N2 अपॉन DI1 प्लस N1 अपॉन DI, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे N2 माइनस N1 कॉमन आ जाएगा, सो N2 माइनस N1 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे ये बनेगा 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2, ठीक। चलो तो यहां पे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पे बचा क्या, यहां पे हमारे पास बचा N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI, that is equals to N2 minus N1 into 1 upon BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। अब यहां पे हम एक और एजम्पशन लेंगे। मान लेंगे कि मान लो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता हूं, मतलब कि ये पूरा लेंस है,
इसमें ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पे रखता हूं, मतलब कि यहां से मैं इसको इंफिनिटी डिस्टेंस पे रखता हूं, तो डेफिनेटली इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, वो फोकल लेंथ पे बनेगी, है ना। तो मैं यहां पे ऐसा मान लेता हूं कि अगर मैं इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, देन डेफिनेटली यहां पे इमेज बनेगी फोकस, मतलब फोकल लेंथ पे, तो एफ, सो दिस इंप्लाइज डी आई इज इक्वल्स टू, हम मानेंगे एफ पे, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू को प्लेस कर दो, सो n1 डिवाइड बाई इंफिनिटी प्लस n1 डिवाइड बाई एफ, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन बी सी वन प्लस 1 अपॉन डी सी टू, ठीक है। चलो, तो 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास बचा क्या, n1 अपॉन एफ, सॉरी f1 लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी सी वन प्लस 1 अपॉन डी सी टू, ठीक है। चलो, अभी यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम n1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे n1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, लेकिन 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 उससे पहले हम ये भी पता कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज दी BC1 एंड व्हाट इज दी DC2। ये BC1 क्या है एंड DC2 क्या है, तो भाई BC1 क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो BC1 क्या होना चाहिए, आप देखो ध्यान से, BC1 है R1, मतलब कि ये जो सेक्शन, जिस पूरे स्फीयर का ये टुकड़ा है, ठीक है, उसका रेडियस जो भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होगा R1, ठीक है, वो होगा ये, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, ये डी हमारे लिए C2 जो भी है, DC2 वो क्या होगा, तो DC2 क्या होगा, तो DC2 हमारे लिए भाई ये जो वाला जो एरिया है, मतलब कि ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, वो जिस स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो वो होगा R2, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें यह समझना है कि हमारे लिए लेंस तो एक ही बनता है ना, तो लेंस एक ही बनता है, तो उस हिसाब से देखने जाए तो ऑब्जेक्ट में से निकलने वाला रे तो यही होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की। तो अगर मैं यहां पे BC1 मेजर करता हूं, तो BC1, तो C1 कहीं यहां पे होना चाहिए, है ना, और C2 कहीं यहां पे होना चाहिए, क्योंकि C1 मतलब कि ये वाले जो सरफेस है, ये जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एंड C2 मतलब कि ये वाली जो सरफेस है, वो जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मतलब कि C2 यहां पे होगा, C1 राइट हैंड साइड पे होगा। तो आप जरा देखो, ये माइनस से प्लस जा रहा है, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ऐसे केस में BC1 जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, मतलब कि BC1 की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एंड DC2 की वैल्यू जो भी है वो हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई यहां पे डेफिनेटली BC1 कैन बी रिटन एज R1 एंड DC2 कैन बी रिटन एज R2, लेकिन R2 इज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए रे एक ही निकलता है ऑब्जेक्ट में से। हाँ, इसको हम जब भी अलग देखते हैं तो हमने यहां पे ये जो इमेज बनी है, पहले रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज बनी उसको हम इमेजनरी ऑब्जेक्ट मान लिया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेजनरी नहीं है लेकिन इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो वर्चुअली एक ऑब्जेक्ट है जो वहां पे प्रेजेंट है, ऐसा हम मान लिए थे। तो ऐसे केस में हम उसको ऑब्जेक्ट माने थे, लेकिन वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। लेकिन फिलहाल हमारे लिए जब भी दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं, तो ये वाला जो सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पे होगा, C1, और ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये साइड पे कहीं पे होगा, है ना। तो ऐसे केस में आप देखो कि रे एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी रे निकलता है वो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि उसकी डायरेक्शन में जो भी हमें डिस्टेंस मिलेंगे वो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होने वाले डिस्टेंस हम नेगेटिव प्लेस करेंगे। तो अब आप देखो, BC1 इज नथिंग बट दी R1 एंड DC2 यहां से यहां तक का, इट इज नथिंग बट दी R2, बट R2 इज मेजर्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दी इंसिडेंट रे, सो दैट्स व्हाई इसको हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर। तो यहां पे मैं एक पॉइंट और यहां पे जोड़ देता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि भाई BC1, और इसको बता भी देते हैं, मान लो कि यहां कहीं पे है C1 और यहां कहीं पे है C2, तो BC1 is equals to radius of curvature R1
and dC2 is nothing but equal to minus R2, because we are measuring this dC2 in the right to left direction, whereas the incident ray is from left to right direction. That's why we have to write this dC2 as a negative value. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू को प्लेस करेंगे. तो सभी वैल्यू को अगर हम प्लेस करें और वहां से n1 को हटा दें और राइट हैंड साइड पे लेके जाए, सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, सो हियर 1 upon f that is equals to n2 minus n1 divide by n1 into 1 upon bc1 that is 1 upon r1 and 1 upon bc2 sorry dc2 that is minus r2. ठीक है, that is minus r2. ठीक, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहां पे अगर हम देखें इसको तो n2 by n1 minus n1 by n1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. ठीक है, n1 n1 कैंसल हो जाएगा, सो अल्टीमेटली इट इज n2 by n1 minus 1 times 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this is 1 upon f. ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो दिस n2 by n1 can be written as n2 by n1 can be written as n21. So it is n21 minus 1 times it is 1 upon r1 minus 1 upon r2. Okay, so this is called the लेंस मेकर फॉर्मूला. तो इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलेंगे. सो इसको बॉक्स बना देते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो इसको नाम भी दे देते हैं, वैसे नाम देने की जरूरत नहीं, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला ही बोला जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला. क्लियर? ठीक है, सो यहां पे हमने एक चीज ध्यान दी हो तो ये जो भी वैलिड है वो किसके लिए वैलिड है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैलिड है ना. ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैलिड है. ये जो लेंस हमने देखा है ये कौन सा लेंस है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज द कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, उसी तरीके से आप कॉनकेव के लिए भी सेम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, लेकिन हम यहां पे सीधा कॉनकेव के लिए डिराइव करने के लिए फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा. फॉर्मूला में क्या फर्क आएगा, तो फॉर्मूला में सिर्फ r1 एंड r2 की वैल्यू जो पॉजिटिव यहां पे ली है वो नेगेटिव होगी, एंड r2 जो भी हमने यहां पे नेगेटिव लिया उसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा. तो मतलब कि हमारे पास वहां पे f की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है, तो बस ये r1 r2 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करनी पड़ेगी, दैट्स इट. तो उसकी वजह से हमें f की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी, बस इतना फर्क आएगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा. ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स के लिए भी आप लिख सकते हो. क्लियर है यहां तक? सो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं. मिलते हैं कल के लेक्चर में. टिल दैट एंजॉय योर डे. बाय.